27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव होने हैं और तमाम दल अपने अपने उम्मीदवार यहां पर घोषित कर रहे हैं। इस समय सीधा रुख कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो यूपी से जिन लोगों को राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है, सुधांशु त्रिवेदी को आप देख सकते हैं, वो तमाम कैंडिडेट्स, आरपीएन सिंह को भी आप देख पा रहे हैं, वो कैंडिडेट्स यहां पर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ। तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि 27 तारीख यानी 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव होने हैं और कल नामांकन की आखिरी तारीख है। यूपी में बीजेपी उम्मीदवार पर्चा भर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर सकी है। तो यहाँ स्थिति मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अभी कांग्रेस की स्थिति अब तक साफ उम्मीदवार को लेकर तय नहीं हो पाया है नाम। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सीट को लेकर अपनी सोनिया गांधी से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। इधर कल देर रात कमलनाथ ने विधायकों को डिनर पर बुलाया था, इसे कमलनाथ के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें, राज्यसभा की मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें बीजेपी के 3 और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की लग रही है, लेकिन पेंच जो फंस रहा है वो 5वीं सीट को लेकर कश्मकश रहेगी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के पाला बदलने से कांग्रेस की एक सीट फंसती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की सीट जीतने के लिए कांग्रेस को 41 वोट चाहिए, जबकि अशोक चौहान और जिशान सिद्दीकी के इस्तीफे के बाद भी उसके पास 42 विधायक हैं। लेकिन डर है कि चौहान समर्थक विधायक कहीं खेल ना बिगाड़ दे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां राज्यसभा की 10 सीटों में से 7 बीजेपी और 3 सपा को मिलनी लगभग तय है। बीजेपी ने अभी 7 और सपा ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं और मौजूदा हालात में सबका निर्विरोध चुना जाना पक्का लग रहा है। लेकिन अगर बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतारा तो सपा की जो तीसरी सीट है वो कहीं ना कहीं फंस सकती है। तो महाराष्ट्र, यूपी में किस तरह की सियासत हो रही है, साथ ही मध्य प्रदेश में भी क्या कुछ चल रहा है, इस पर हमारे 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से रौनक, साथ ही रणवीर सिंह लखनऊ से, और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ अनुराग द्वारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे रौनक। यहाँ अशोक चौहान के पाला बदलने से कांग्रेस की एक सीट फंस सकती है। चौहान समर्थक जो विधायक है, ऐसा लग रहा है कि क्या वो खेल बिगाड़ सकते हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर फिलहाल जो कांग्रेस के मन में चल बिचल दिख रही है वो यही दिख रही है कि विधायकों को इंटैक्ट रखना। आज इसी वजह से शाम 7 बजे जो कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी है रमेश चेन्नीथला, उन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई हुई है और मुख्य तौर पर विधायकों का क्या कहना है, कौन कैंडिडेट होना चाहिए, इन पर भी कहीं ना कहीं उनकी राय लेने के बाद ही आखिरी फैसला दिल्ली में हाईकमांड को बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अंकगणित महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जो 6 सीटें उसमें से 3 सीटें बीजेपी की निश्चित तौर पर जीतना तय मानी जा रही है। 1 सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जाएगी और 1 सीट अजीत पवार के खेमे के पास जा सकती है। लेकिन जो 6ठी सीट की लड़ाई है उसी में बड़ा खेल जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर बीजेपी ने 4था उम्मीदवार उतारा तो निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है वो एक रोचक जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए अंकगणित की तो फिलहाल महायुति के पास 23 एक्स्ट्रा वोट है, यानी 23 विधायकों के वोट एक्स्ट्रा है। जबकि अगर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और अगर शरद पवार की बात की जाए तो उनके पास 13 वोट एक्स्ट्रा है। लेकिन शरद पवार के भी कुछ विधायक अजीत पवार के संपर्क में हैं और उद्धव ठाकरे के भी कुछ विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और कांग्रेस के अशोक चौहान खेमे के भी कई विधायक जो है वो अब बीजेपी के संपर्क में, इसीलिए खेल फंस गया है। अगर ऐसा होता है कि बीजेपी 4था उम्मीदवार यहाँ से देती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर चुनाव होगा और बीजेपी की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेफरेंशियल वोटिंग का जो खेल होता है उसमें विधायकों की बीजेपी के पास संख्या ज़्यादा है, लिहाजा 6ठी सीट भी बीजेपी क्लेम कर सकती है। जी
जी रौनक, वहाँ आपने बताया किस तरह का समीकरण है। रणवीर, आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो सीटें वो है सॉर्टेड दिख रही है, लेकिन अनुराग द्वारी का पहले हम रुक कर लेते हैं। अनुराग, कमलनाथ को लेकर क्या कुछ साफ हो पा रहा है? मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर चुनाव है। देखिए जया, मध्य प्रदेश का जो संख्या बल है विधानसभा में 230 का, उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर 39 विधायकों के जो वोट हैं, अगर उसको देखें तो उसमें एक राज्यसभा सांसद चुना जा सकता है। तो ऐसे में बीजेपी के पास 163 विधायक हैं, यानी 4 सीटें आराम से निकाल सकती हैं। आपका दूसरा सवाल कांग्रेस के मद्देनजर था, 66 उसके पास विधायक हैं, ऐसे में उसका भी एक सांसद आराम से निकल जाएगा। लेकिन उस पर कश्मकश, जैसा आपने कहा, फंसा हुआ है, क्योंकि पहले बाकी जो प्रदेश कार्य समिति है कांग्रेस की, उसकी तरह यहाँ भी एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि सोनिया गांधी अगर यहाँ से लड़ना चाहें, वो तो यहाँ नहीं लड़ रही हैं। तो कल जो डिनर डिप्लोमेसी थी कमलनाथ की, वहाँ सारे विधायकों को बुलाया गया था और कुछ विधायकों ने हमें अनौपचारिक तौर पर बताया कि एक प्रस्तावक के तौर पर उनसे बगैर कुछ लिखा हुआ उनसे हस्ताक्षर भी करवाए गए हैं। तो अपने आप में दिलचस्प होगा देखना कि अब क्या कमलनाथ ही यहाँ से राज्यसभा जाएंगे और बेटे नकुलनाथ बार बार कह रहे हैं कि वो ही छिंदवाड़ा से लोकसभा जाएंगे। होता क्या है, वैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चौंकाने वाला नाम हो सकता है यहाँ का उस शख्स का जिसने 2018 तक कांग्रेस को सत्ता की दहलीज पर लाए थे, लेकिन चुनाव से कुछ महीनों पहले उनकी बतौर पीसीसी अध्यक्ष विदाई हो गई थी। जी अनुराग, हमारे साथ रणवीर सिंह भी है लखनऊ में, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रणवीर, यूपी में ज्यादातर मामला सुलझा हुआ दिख रहा है, लेकिन आपकी नजर में क्या लग रहा है? बीजेपी 8वां उम्मीदवार उतारने का मन बना रही है क्योंकि फिर सपा के लिए दिक्कत होगी। देखिए, राजनीति में जब तक कुछ चीज़ें फाइनल ना हो जाए तब तक निश्चितता नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और 7 के साथ इस वक्त नामांकन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, उन्होंने कल नामांकन कर लिया। अब चूंकि यूपी का गणित बताता हूँ, 403 विधानसभा सीटें हैं, 4 सीटें रिक्त हैं, 399 सीटें टोटल यूपी में बन रही हैं 4 सीटें खाली होने के बाद। अब 399 के हिसाब से एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 37 वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले 252 है, उसके अलावा 13 अपना दल के पास है, 6 निषाद पार्टी, 6 सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अब चूंकि आरएलडी आ गई है तो आरएलडी के भी 9 विधायक इसमें शामिल होंगे। तो ये जो सारा आंकड़ा है, इसको मिलाकर के 7 कैंडिडेट निश्चित तौर पे जीत रहे हैं और कुछ वोट्स इनके पास खाली है। ऐसे में 8वां कैंडिडेट, उसकी कोशिश चल रही है। सूत्रों के हवाले से एक संभावित प्रत्याशी हैं जो आज सुबह दिल्ली गए थे, बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, हालांकि अब तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन नामांकन का चूंकि कल आखिरी दिन है और कल तक अगर कोई नॉमिनेशन फाइल होता है तो 27 तारीख को वोटिंग होगी। अब अगर वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आरएलडी के विधायक हैं वो जुड़ेंगे, राजा भैया के पास 2 विधायक हैं वो आ सकते हैं, और अगर समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक टूटते हैं तो ये जो समीकरण है, ये पूरा समीकरण बिगड़ सकता है। और इसी की कोशिश, जो गुड़ा भाग जो राजनीति के समीकरण होते हैं वो बनाने बिगाड़ने की जो कोशिश है वो चल रही है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो 7 कैंडिडेट थे, सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, साधना सिंह, इसके अलावा संगीता बलवंत, तेजपाल सिंह और जैन साहब जो आगरा के मेयर रहे हैं, तो ये जो 7 कैंडिडेट हैं उनका इसी विधानसभा में जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पे नामांकन चल रहा है। और कल समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन, इन 3 प्रत्याशियों ने सूची जारी कर दी है। और अब समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी, जिसकी विधायक पल्लवी पटेल हैं, उन्होंने बगावत शुरू कर दी है और कहा है कि पीडीए के बात करने वाले अखिलेश यादव, चूँकि पीडीए का भला नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो भी खिलाफ हो सकती है। तो गुड़ा गणित कल तक चलता रहेगा और अगर कल तक कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ तो सभी 10 के 10 प्रत्याशी जो हैं वो निर्विरोध चुने जाएंगे।